नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। भारत के अंदर एक और हिंडनबर्ग और अडानी जैसा किस्सा देखने के लिए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका की एक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने भारत में अडानी पर लेकर कुछ आरोप लगाए थे। परिणाम यह हुआ कि अडानी के स्टॉक्स धड़ाम से नीचे आ गए। धड़ाम से नीचे आए, अडानी अपनी सफाई पेश किए, धीरे धीरे बाजार में स्टॉक ऊपर चलते चले गए। अब सवाल यह था कि हिंडनबर्ग को इन सब चीजों से क्या फायदा हुआ। आंसर यह निकल करके आया कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। शॉर्ट सेलर कंपनी है से अर्थ है कि ऐसी कंपनी जो किसी के गिरने का ही लाभ उठाती है। ये वो कंपनियां होती हैं जो पहले महंगे दाम पर किसी से उधार में स्टॉक ले लेती हैं और फिर जब बाजार गिर जाता है तो सस्ते दाम पर उसे खरीद कर वापस लौटा देती हैं। मतलब एक तरह से ये मरे का माल खरीदती हैं और जब मरे का माल रिटर्न करती हैं और जब सब सही चल रहा होता है तब माल खरीद के रख लेती हैं। ये पूरी शॉर्ट सेलिंग हम आपको अच्छे से बताएंगे। अब वैसा ही कुछ, हिंडनबर्ग की तरह ही कुछ इस समय वेदांता के साथ हो रहा है। अडानी की तरह ही कुछ इस समय वेदांता के साथ हो रहा है। हालांकि A=B करने का प्रयास नहीं है, लेकिन आप कहानियों को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब यहां कहानी के अंदर हिंडनबर्ग के स्थान पर वायसराय रिसर्च नाम से कोई कंपनी है, वो आई है वायसराय रिपोर्ट लेकर के। और उसने, जैसे अडानी को हिंडनबर्ग ने अडानी को टारगेट किया था, ऐसे ही इस वायसराय नाम की कंपनी ने वेदांता को टारगेट किया है। तो अब कहानी में जो किरदार हैं बस वो पलटे इतने ही हैं कि ये कंपनी के नाम बदले हैं, दोनों हैं एक ही जगह से। जैसे पहले अडानी के बारे में हिंडनबर्ग ने बहुत सारी खुलासे किए और उस खुलासे की वजह से मीडिया में बढ़िया कवरेज मिला, कवरेज मिलने से अडानी के स्टॉक्स पर लोगों का विश्वास टूटता चला गया, वैसे ही कुछ वायसराय ने वेदांता के साथ करने का प्रयास किया। बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिकी कंपनी भारत की एक कंपनी को टारगेट करती है, जिसका परिणाम निकलता है कि स्टॉक एक दिन में लगभग 8% गिर जाते हैं। यह बात है आज से 2 दिन पहले की, जब यह रिपोर्ट पहली बार आई थी। 9 तारीख का समय था, रिपोर्ट आई, बाजार के अंदर स्टॉक भी गिर गए। लेकिन आज की स्थिति क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, इस पूरी कहानी को समझेंगे। वायसराय ने क्या आरोप लगाए हैं वेदांता पर उन्हें समझेंगे, वेदांता ने अपनी सफाई में क्या कहा है, सारी बातें समझेंगे। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह भी समझना है कि असल में वेदांता में काम कैसे होता है, वेदांता के कौन से ब्रांड्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, सारी बातें आपके सामने विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जब बात वेदांता की हो तो आप शायद इन्हें बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज में, बहुत सी जगह पर, ये कहीं ना कहीं सरकारी कार्यक्रम कहीं हो रहा हो तो फ्रंट सीट पर आप इन्हें बैठे देख सकते हैं। अभी जैसे हमारे राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हुआ हो या कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट समिट हो रही हो, गुजरात में हो रही हो, तो आप दिख जाते हैं कहते हुए कि लाइए साहब हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। नाम है इनका अनिल अग्रवाल, यही है करता धरता सारे के सारे इस खेले के। ठीक है, जैसे अडानी में गौतम अडानी को लेकर चल रहे थे, आप इन्हें लेकर चल सकते हैं। अब ये अनिल अग्रवाल जो हैं, इनकी कंपनी है वेदांता। वेदांता के अंदर कई वेदांता हैं, इस तरह से समझिएगा कि यहां कहानी में आज जिन वेदांता का जिक्र हो रहा है उसमें 2 वेदांता तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। एक का नाम है वेदांता रिसोर्स और एक का नाम है वेदांता लिमिटेड। दोनों पर आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेदांता का जो नाम है वो पावर सेक्टर में, ऑयल और गैस सेक्टर में, एल्यूमिनियम माइनिंग में, बेस मेटल्स में, स्टील में, इनमें काफी सारे कामों में है। वेदांता के स्टॉक्स में आई हुई ये खलबली या फिर इस रिपोर्ट की वजह से आए हुए प्रभाव को मीडिया हाउसेज ने भर भर के कवर किया है। हेडलाइन तो ये तक बनकर के आई कि साहब ये वाकई में कोई पॉन्जी स्कीम है वेदांता जो कर रहे हैं। इवन वेदांता पर आरोप ये तक लगाया गया कि ये एक प्रकार के पैरासाइट हैं। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड एक पैरासाइट कंपनी है जो वेदांता लिमिटेड पर डिपेंडेंट है। अब ये क्या होता है, पैरासाइट किस तरह से है, सारी बातें समझने के लिए कंपनी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, फिर आरोप समझ पाएंगे। तो कंपनी का स्ट्रक्चर भी समझेंगे, आरोप भी समझेंगे। ठीक है, सारी बातें हम डिटेल में लेते हुए चलेंगे कि वेदांता की कहानी है क्या, कैसे एक वायसराय रिसर्च नाम की कंपनी जो कि शॉर्ट सेलर है उसने वेदांता ग्रुप को टारगेट किया, क्या उसकी मंशा है जो ऑलरेडी 29 ग्लोबल फर्म्स को टारगेट कर चुकी हो, उसने अब वेदांता को टारगेट करके क्या नया अचीवमेंट पाने का सोचा है। क्या उसकी मंशा भी हिंडनबर्ग की तरह पैसे कमाने की है, जैसे अडानी से वो बढ़िया पैसे बना लिया, कुछ वैसी ही मंशा है या कुछ और है, या फिर वाकई में कुछ सच है जिसको हमें नहीं पता था, हम केवल इसको इससे मैच करा के कह दे रहे हैं कि नहीं साहब क्लीन चिट है, वेदांता तो एकदम सही है, वो बिल्कुल अपन ही उसका जजमेंट दे रहे हैं मीडिया ट्रायल की तरह कि नहीं नहीं ये तो अमेरिका का हम पर प्रहार है, कुछ ऐसा है क्या। तो आइए सब बातें करते हैं। लेकिन हाँ, एक जानकारी मैं आपको एडिशनल यहां देना चाहूंगा और वो ये है, अभी 2 दिन पहले हमने एक सेशन किया था जियो ब्लैक रॉक के
ऊपर कि अभी उनका ना म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री हुई थी, एनएफओ आया था। तो उसके बाद में बहुत से लोगों का प्रश्न आने लगा कि क्या हमें इस समय म्यूचुअल फंड में निवेश इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने रविवार 11 बजे, ये जो परसों जो रविवार आ रहा है, उस दिन एक वेबिनार रखी है इस पर्टिकुलर बात के लिए कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, निवेश के लिए क्या सही है, क्या देखना चाहिए, एज ग्रुप के हिसाब से क्या होना चाहिए। और ये वेबिनार हमने बातें बाजार की, जैसे आप ये YouTube देख रहे हैं, ऐसे ही हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी डला है, वहां 11 बजे एक फ्री वेबिनार रखी है। आप जाकर के उसे ज्वाइन कर लें, लिंक को ज्वाइन कर ले तो आपको कम्युनिटी पर जोड़ देंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर। आप वहां से सीधा हमारी वेबिनार में पहुंच करके वो देख पाएंगे। ठीक है साहब, तो आप इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और म्यूचुअल फंड्स के लिए हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर हमने एक हाल ही में नया अपडेट किया है, और वो अपडेट ये है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप बातें बाजार की एप्लीकेशन से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजेस के नाम पर हम स्टॉक सजेस्ट तो नहीं करते, लेकिन जो हमारा कंटेंट हमने डाला हुआ है उससे निकल के जो आंसर्स आप तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमने एआई एनेबल्ड किया है हमारे ऐप को, तो आप उस फीचर का भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आइए। हिंडनबर्ग ने, जैसे हिंडनबर्ग के बारे में हमने सुना शॉर्ट सेलर फर्म थी, वैसे ही वायसराय रिसर्च ने भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों काफी तहलका मचाया हुआ है। और कहानी वेदांता ग्रुप के बारे में कहा गया कि ये पॉन्जी स्कीम चलाते हैं। तो आइए पहले वेदांता की कहानी सुनाते हैं। वेदांता के बारे में जब आप नेट पर सर्च करेंगे तो निकल कर आएगा कि लगभग इनकी 1.64 ट्रिलियन रुपीज में मार्केट कैप है, डॉलर में नहीं है, रुपीज के अंदर मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। और जब आप वेदांता लिमिटेड के बारे में सर्च करने निकलते हैं तो आपको यहां पर एक जानकारी निकलती है। वेदांता लिमिटेड, दो वर्ड याद रखिए, वेदांता रिसोर्सेज और वेदांता लिमिटेड, दो अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए मैं आपके सामने पहले वेदांता लिमिटेड बता रहा हूं। वेदांता लिमिटेड को जब आप सर्च करने निकलेंगे तो प्राप्त जो विकिपीडिया पर इनके बारे में संग्रहित जानकारी है, पहले मैं वो दिखाता हूं। उस पर लिखा गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि विकिपीडिया एकदम सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन हाँ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है एक जगह पर। उसमें जब आप जानकारी निकालेंगे, जो वेरीफाइड है, जो मैं कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, कि पेरेंट कंपनी लिखी है वेदांता रिसोर्सेज, मतलब इस कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी भी है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी बन गई अल्फाबेट, ऐसे ही वेदांता की एक कंपनी है अल्फाबेट की तरह, वेदांता रिसोर्सेज। ठीक है, अब वेदांता लिमिटेड की कुछ सब्सिडियरीज हैं। सब्सिडियरीज बोले तो वेदांता लिमिटेड और उसके नीचे छोटे छोटी सहायक चीजें, यानी कि उसको सपोर्ट करने वाले सिस्टम्स, उनमें भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ऐसे ही ये लालीगढ़ एल्यूमिनियम रिफाइनरी, हिंदुस्तान जिंक, इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि इसमें भारत सरकार की भी भागीदारी है, स्टरलाइट कॉपर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, स्टरलाइट एनर्जी, केयन्स इंडिया, आपको याद हो तो ब्रिटेन की एक कंपनी है जो राजस्थान में तेल निकालने का काम करती है, उसका जो इंडिया वाला काम है वो वेदांता के पास है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, निकोमेट इंडस्ट्रीज, तलवंडी सबो पावर, सेसा गोवा, गैम्बर्ग, ब्लैक माउंटेन फेरो अलाई, ये तमाम प्रकार की इनकी सब्सिडियरीज हैं, इनकी सहायक कंपनियां हैं। ठीक है, ये जिंक, क्रूड ऑयल, आयरन और स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, इलेक्ट्रिक पावर, इन सब के एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं। बढ़िया इनका रेवेन्यू है, लगभग $17 बिलियन के आसपास 2024 का इनका रेवेन्यू रहा। इस तरह से ये बढ़िया रेवेन्यू भी भारत के अंदर कर रहे हैं। ठीक है साहब, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे यहां कहा कि वेदांता लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज। तो भाई पेरेंट्स के पास अपने बच्चों का क्या हक है? पेरेंट्स के पास कुछ है क्या? बिल्कुल है। क्या हक है? तो वेदांता जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसका इनकी कंपनी वेदांता लिमिटेड में 56% हिस्सा है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे गूगल है, गूगल के ऊपर अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट के पास में गूगल के 56% शेयर हों, इस तरह से आप समझकर चलिए कि वेदांता लिमिटेड जो है उसके 56% जो शेयर हैं वो वेदांता रिसोर्सेज के पास हैं। क्लियर? 56.38% प्रमोटर्स बोले तो मालिक लोग कौन? वेदांता रिसोर्सेज। और वेदांता रिसोर्सेज का मालिक कौन? अनिल अग्रवाल। तो एक तरह से अनिल अग्रवाल के पास वेदांता के 56.38% शेयर हैं। इसके अलावा कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी हैं, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी हैं, कुछ अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास भी इनके शेयर होल्डिंग हैं। ठीक है, मेजर शेयर किसके पास है? वेदांता के प्रमोटर्स के पास है। यह तथ्य याद रखिएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद इसका जिक्र बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सारा की सारा खेल इसी पर है और इसी पर ही सबसे ज्यादा प्रश्न खड़े किए गए हैं।
वेदांता रिसोर्सेज का वेदांता लिमिटेड में 56% जो कनेक्शन है, जो हिस्सा है, उसको लेकर के तमाम प्रश्न हैं। अब आते हैं वेदांता रिसोर्सेज पर। वेदांता रिसोर्सेज की क्या कहानी है? तो वेदांता रिसोर्सेज, अब देखिए यहां पर समझना था, वेदांता लिमिटेड ये एक इंडिया की कंपनी है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। लेकिन अब आप अगर वेदांता रिसोर्सेज के पास चलते हैं तो यह कंपनी इस समय पर स्थित है लंदन में। इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, भारत की कंपनी है जिसका मालिकाना हक वेदांता रिसोर्सेज के पास है और वो बैठी है यूनाइटेड किंगडम में। तो वेदांता रिसोर्सेज एक यूके की कंपनी है। तर्क क्या दिया जाता है? तर्क दिया जाता है कि इन्हें ब्रिटेन में रहने का फायदा मिलता है ताकि ये यहां से दुनिया के और हिस्सों में जाकर के बढ़िया से कवरेज करके आ जाते हैं, बढ़िया डील्स मिल जाती हैं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं, इसलिए इन्होंने इसको यहां बना रखा है। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि वेदांता रिसोर्सेज यूके की कंपनी है, इंडिया का सारा कारोबार समेट करके यूके लेकर चली गई, ये भी कहा जा सकता है क्योंकि 56% स्टेक उसके पास, यूके की कंपनी के पास वेदांता के रिसोर्सेज हैं, आप इसे कह सकते हैं। वेदांता रिसोर्सेज का जब आप रेवेन्यू देखते हैं तो ये जो रेवेन्यू है, असल में इसका जो काम है वो बताया जाता जरूर है, लेकिन वो काम होता था वेदांता लिमिटेड के थ्रू ही है। तो अब दो बातें हुई, इसके मालिक अनिल अग्रवाल। अब इसको आसान करके समझते हैं, वेदांता रिसोर्सेज को तो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं फाउंडर अनिल अग्रवाल। उसके बाद में आए वेदांता के वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। तो अनिल अग्रवाल के पास में क्या है? वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है, VRL है, जो कि यूके में रजिस्टर्ड पेरेंट और होल्डिंग कंपनी है। उन्हीं के पास में है वेदांता लिमिटेड जो इंडिया में है, और ये NSE और PSE दोनों जगह लिस्टेड है। ठीक है, इसी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के पास कुछ और इंटरनेशनल सब्सिडियरीज भी हैं जो यूके में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं। तो वेदांता रिसोर्सेज के पास इंडिया की एक कंपनी के 56% शेयर हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो वेदांता लिमिटेड है, इसके पास में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक याद रखिएगा, फिर से भारत के अंदर जिंक निकालने का मेजर काम यही कर रही है। ऐसे ही भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे बाल्को कहते हैं, वो भी इसी वेदांता लिमिटेड के पास है। ऐसे ही केयन्स इंडिया ऑयल एंड गैस, जो ऑयल के अंदर काम कर रही है, वो इसके पास है। ऐसे ही इलेक्ट्रो स्टील, जो स्टील और इंफ्रा का काम कर रही है, वो इसके पास है। तो वेदांता के पास ये सब हो गए। आसान करें, ये सारी कंपनी किसके पास हो गई? अनिल अग्रवाल के पास हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये इनके पास है। कितनी इनके पास है? 56% शेयरिंग के साथ इनके पास। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फीचर है जिसको हमने आसान रूप से समझाया। अब आरोप क्या है उस पर चलते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर क्लियर हुआ हो तो अब हम लोग आगे बढ़ करके इसकी कहानी को आगे अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए साहब, एक वायसराय रिसर्च नाम से एक US के अंदर रिसर्च फर्म है। इसके बारे में क्या जानकारी है? मैं फिर से आपको बता दूं कि विकिपीडिया पर दी गई जानकारियों को सत्य नहीं मानते। सत्य से मतलब अर्ध सत्य इस तरह से माना जाता है कि ये चूंकि बहुत सारे एडिटर्स द्वारा लिखा जाता है, लेकिन चूंकि जो तथ्य रेफरेंसेस के साथ लिखे होते हैं विकिपीडिया पर, उनके रेफरेंस न्यूज में उपलब्ध होते हैं। तो हम आपको जब कोई लाइन हाईलाइट कर रहे होते हैं तो उनके लिए न्यूज पर उपलब्ध सोर्सेज, अगेन हम एक बात कहते हैं आपसे, हम कोई न्यूज चैनल नहीं है, हमारे पास कोई रिसोर्स एजेंसीज नहीं है जहां से हम खबरें लेकर आते हैं। जो खबरें हैं मार्केट में उनका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो विश्लेषण में हमने क्या पाया कि वायसराय रिसर्च जो LLC है, इस कंपनी को एक ब्रिटिश शॉर्ट सेलर व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रेजर जॉन पेरिंग। इसने ऑस्ट्रेलियन पार्टनर एडन लाउ के साथ मिलकर के अमेरिका के डेलावेयर में एक कंपनी रजिस्टर की। 2 लोग हैं। नाम यहां याद रखने वाली चीज जो है वो ये है कि ये एक शॉर्ट सेलर है। अच्छा, इस कहानी को हम आगे लेकर चलें उससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि ये शॉर्ट सेलर क्या कहानी होती है ना। आप में से बहुत सारे लोग जो स्टॉक में इंटरेस्ट रखते होंगे, जिन्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए हमने ऑलरेडी काफी सारी क्लासेस की हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझाऊंगा कि जरूर शॉर्ट सेलर क्या होता है। तो 2 शॉर्ट सेलर लोग हैं जो कि कंपनी के डूबने पर लाभ कमाते हैं। उन लोगों ने मिलकर के अमेरिका के अंदर एक कंपनी बनाई। एक ब्रिटेन से था, एक ऑस्ट्रेलिया से था, चले गए अमेरिका, वहां कंपनी बनती है वायसराय रिसर्च। काम क्या करती है? नुक्ताचीनी का मतलब एक तरह से समझिए कि किसी कंपनी के अंदर ये खोज कर निकालना कि इसने क्या गड़बड़ कर रखी है। उससे फायदा क्या होगा? अमेरिका में होने का फायदा यह मिलता है कि इन्हें ग्लोबल रीच मिलती है, जैसे हमारे यहां हिंडनबर्ग को मिली। हिंडनबर्ग थोड़े से स्टाफ के साथ पूरे दुनिया में छाया रहा। वायसराय रिसर्च भी लगभग ऐसा ही कर रहा है। इसने कुछ रिपोर्ट निकाली वेदांता के बारे में, छा गई दुनिया में कि हाँ साहब वेदांता फ्रॉड कर रहा है। ठीक है साहब, इसने वहां पहुंच करके खबर निकाली और अब तक लगभग 29 कंपनियों के बारे में ये ऐसे ही काम कर चुका है। अब ये शॉर्ट सेलिंग भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, आसान रूप से समझते हैं, फिर इसको ऐसे समझेंगे और फिर हम आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में भी समझा देंगे। 3 तरीके से शॉर्ट सेलिंग समझते हैं। सबसे पहले
आप लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर आपका ये जो पेन है ये मुझे दे दो। मैंने कहा यार ये पेन मेरा बहुत कीमती है। बोले कितने रुपए का? 100 रुपए का है। बोले सर एक काम करो फिर उधार दे दो, पैसे मेरे पास है नहीं। आपने मेरा पेन लिया, उधार लेकर चले गए। 100 रुपए का ये पेन आप अपने पास लेकर चले गए। समझने के लिए समझिएगा। अब आपको पता चलता है कि यार ये 100 रुपए इस आदमी को दोबारा लौटाने भी तो हैं, क्योंकि मैंने पेन ले लिया। अब ये पेन वापस करना है, 100 रुपए में खरीदा है, मेरा काम तो निकल गया। और नहीं भी निकला तो मैं इससे पैसे कैसे कमाऊं? या तो मैं इस 100 रुपए के पेन को 120 में बेचकर 20 रुपए कमा लूं, या इस 100 रुपए के पेन को जिसको मैं अभी उधार लेकर आया हूं, इस उधार का पैसा वापस 100 रुपए लौटाऊं। इस 100 रुपए की जगह में अगर इन्हें 70 रुपए लौटा दूं या 80 रुपए लौटा दूं तो भी तो 20 रुपए का फायदा है, क्योंकि मैंने तो उधार लिया था। इसको आसान करते हैं। ये पेन आपने लिया, उधार लिया, मैं अभी यहीं खड़ा हुआ हूं, मेरे से आप उधार लेकर के गए 100 रुपए का, और आपने जाकर के कुछ ऐसा बाजार में माहौल बनाया कि ये पेन दुनिया का सबसे बकवास पेन है और मैं बेचने के लिए तैयार खड़ा हूं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन आपने इसे उधार ले रखा है। आपने 100 रुपए मुझसे मांगते हैं कि अगर मैं इस पेन को लौटाऊंगा तो आपको मुझे 100 रुपए लौटाने होंगे। तो भाई साहब आप तो 100 रुपए में मुझे 100 रुपए इधर पकड़ा के पेन इधर ले गए थे, अब जब पेन वापस देंगे तो अपने 100 रुपए ले जाएंगे। अच्छा, पेन ही लौटाना है आपको तो अगली बार। लेकिन मैं परेशान क्या हूं, आपने बाजार में जाकर एक माहौल बनाया। माहौल ये था रद्दी पेन है, एकदम बकवास पेन है, कोई मतलब नहीं है। अब मैं साहब कह रहा हूं कि ले लो रे ले लो, मेरे पास और भी पेन थे, मैं दुनिया को बेचना चाहता हूं, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। भाई साहब बाजार में भाव पेनों के गिर गए। ये पेन जो 100 का उधार गया था, अब मार्केट में पेन की जो कीमत है वो 80 रुपए रह गई। 80 रुपए रह गई। आप समझदार निकले। आपने क्या किया, ये जो पेन जो आपने लिया था, आपने 80 रुपए में एक पेन खरीदा। दोबारा समझिए, आपने 80 रुपए में एक पेन खरीदा। आप तो 100 रुपए में उधार लेकर आए थे, और भाई साहब 80 में वाले जो पेन खरीदा ना, वो आपने इसको लौटा दिया कि लो सर पकड़ो अपना पेन वापस, और सर मेरे 100 रुपए वापस दे दो। 80 में खरीद के 100 रुपए वाले माल की जगह इसे चिपका दिया कि ये पकड़ो मेरे 100 रुपए वापस दो। असल में आपको क्या हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि 100 रुपए तो आप उधार में लेके गए थे ना, 100 रुपए आपके पास वापस आ गए। आप 80 के माल से उस काम को कर दिए, 20 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाकर चले गए। कंपनी के डूबने पर यह जो फायदा होता है इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, आप किसी ब्रोकर के पास गए, आपने उससे कुछ शेयर उधार लिए कि यार मुझे एक मतलब शेयर उधार चाहिए, 10 शेयर मुझे दे दो। आप शॉर्ट सेलर हैं, 10 शेयर उधार लिए। अब आपने कुछ तिगड़म बिगड़म बिठाई और बिठा करके बाजार को गिरा दिया, जैसे कि अभी ये कर रहा है, वायसराय कर रहा है, 8% गिरा दिया था, हिंडनबर्ग ने किया, बाजार गिरा दिया। बाजार गिरा करके आपने, जैसे मान लीजिए $500 का आपने खरीदा था, खरीद करके आपने $400 का माल वापस लिया, और आपने वापस ब्रोकर को पकड़ा करके अपने 100 रुपए वापस ले लिए कि लाओ भाई $100 वापस दो। मतलब शॉर्ट सेलर क्या कर रहा है, गिरावट पर पैसा कमाता है, पहले उधार लेता है, महंगा बेचता है, सस्ता खरीदकर वापस लौटाता है, और जो अंतर मिलता है उसी से ये मुनाफा कमाता है। ये होता है शॉर्ट सेलर। तो उम्मीद है कि आपको शॉर्ट सेलिंग, मैंने अपना जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है उसमें बकायदा शॉर्ट सेलिंग करके भी दिखाई है ना, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, हमने प्रयोग करके दिखाया है। जो स्टॉक मार्केट का बातें बाजार की पर हमारा कोर्स है, जिसमें हमने स्टॉक के सारे की सारे फीचर्स, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इनको लेना, इनमें किस तरह से कैंडल काम करती हैं, क्या फंडामेंटल रिसर्च है, डिटेल में कोर्स कराया हुआ है। आप उसको जरूर एनरोल कर सकते हैं, लिंक हमने उसका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है एप्लीकेशन का, जहां स्टॉक मार्केट पे हमारा कोर्स है। अच्छा, तो साहब शॉर्ट सेलिंग का मुद्दा समझ में आ गया। तो ये वायसराय रिसर्च क्या करती है, ये शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग से अर्थ है कि वेदांता का शेयर इन्होंने कहीं से उधार ले लिया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने उधार लिया हुआ है, क्योंकि असल ऑनर तो है नहीं ना, उधारी वाले हैं ये। तो आप बस कहते ही रहेंगे कि ये मुनाफा कमा ले गए, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उधारी में तो अभी मालिक ओरिजिनल कोई और ही है। ये तो ब्रोकर से उधार लेकर गए हैं, ब्रोकर से वापस पैसे मांगने आएंगे। इन्होंने पहले वेदांता के शेयर लिए, लेकर के फिर अपना बम फोड़ा कि वेदांता ने गड़बड़ कर रखी है। हमारे देश के अंदर लो कॉन्फिडेंस, धाम से शेयर नीचे। शेयर जैसे ही नीचे आए, इन्होंने तो महंगा खरीदा हुआ था, उधार लिया हुआ था, अब इन्होंने सही मायने में सस्ता शेयर खरीदा, क्योंकि शेयर गिर चुका है। खरीद करके इस ब्रोकर को वापस पकड़ाया कि ये भाई पकड़ अपना शेयर, और सुनो मेरे पैसे वापस दो। अब अपना पैसा वापस लिए और कट के साइड में हो लिए। कुल मिलाकर के ये काम है। आपके दिमाग में अब तक एक बड़ा प्रश्न आ चुका होगा, सर ये तो बिल्कुल गलत है, अनैतिक है, अनएथिकल है, इस पर तो रोक होनी चाहिए। नहीं है, इस पर रोक नहीं है। बाजार में यह माना जाता है कि बाजार चलता ही संभावनाओं पर है, या तो बाजार उठते हैं या गिरते हैं। अब हो क्या रहा है,
कुछ लोग बाजार गिराने के लिए रिसर्च नाम का प्रयोग कर लेते हैं। बाजार गिराना, बाजार उठाना कई तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली खेल पैसे का है बाबू भाई। ऐसे में आपके पास ताकत है बाजार गिराने की, आप गिराकर खेल रहे हैं। कुछ लोगों के पास बाजार उठाने की पावर होती है। इन्हीं को तो बियर और बुल कहा गया है। स्टॉक मार्केट में ये चलता है। हालांकि इन पर रोक लगनी चाहिए, सही मायने में डिमांड यही है, लेकिन फिर भी आप न्यूज को कैसे रोक सकते हैं? न्यूज तो आप रोकेंगे तो डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे में वायसराय रिसर्च ने अपनी तरफ से जानकारी निकाली और उसने जानकारी निकालते हुए कहा कि वेदांता रिसोर्सेज, अब तक आपको ध्यान हो चुका होगा रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड क्या है। वेदांता रिसोर्सेज जो यूके में बैठा है, वेदांता लिमिटेड जो इंडिया में बैठा है। वेदांता रिसोर्सेज के पास वेदांता लिमिटेड के 56% शेयर हैं, ये याद हो चुका होगा। कहा गया कि जो वेदांता रिसोर्सेज है वो एक परजीवी है। हाँ, इस बात में तो कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। परजीवी से मतलब क्या है? बोले ये पल रहा है। किस पर पल रहा है? वेदांता लिमिटेड पर। अरे वो तो सबको पता है, इसमें क्या बता रहे हो? बोले ये इस तरह का परजीवी है जो जॉम्बी की तरह खून ले रहा है, मतलब कि चूस रहा है वेदांता लिमिटेड को। वेदांता रिसोर्सेज कहां बैठा है? यूके में। किसको खींच रहा है? वेदांता लिमिटेड को। और बोले अपने कर्ज, खुद के पास कोई पैसा नहीं है वेदांता रिसोर्सेज के पास, वो सारा पैसा वेदांता लिमिटेड से ही लेता है। और वेदांता लिमिटेड को नुकसान और बर्बाद करने के कगार पर वेदांता रिसोर्सेज ले जाना चाहता है। उसकी तो चाहत यह तक है कि एक दिन सब मिटा करके मैं वापस यूके ही चला जाऊं। अब अच्छा, ये तो सेंटिमेंटल बात हो गई। हमारे देश में तो ऐसे बहुत से कायदे नमूने हैं जिन्होंने ऐसा किया है हमारे देश के साथ, चाहे माल्या हो, फिर चाहे नीरव मोदी हो। ये सब लोग तो जाने ही यूके के लिए गए कि हाँ पहुंच गए यूके में। तो ऐसे में क्या अनिल अग्रवाल यही काम करके वहां जाना चाहते हैं? तो ये बड़ा सवाल बन गया। इन्होंने अपनी तरफ से जो जानकारी दी वो यही थी कि जो वेदांता रिसोर्सेज है ये भयंकर कर्ज में चल रही है। एक ऐसा बाप है वेदांता रिसोर्स जो भयंकर कर्ज में है, और ये मेजॉरिटी ऑनर है वेदांता लिमिटेड का। मतलब बाप कर्ज में है, बेटा वेदांता लिमिटेड है, बेटे से पैसा खींच करके वेदांता रिसोर्सेज ले जाता है। अब दो प्रश्न यहीं पर सॉर्ट हो जाते हैं। अरे भाई, जिसकी कंपनी है वो अपनी कंपनी से पैसा ले रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो वो वाला एथिकल प्रश्न हुआ। बाप बेटे का रिश्ता ही बना दिया, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का रिश्ता ही बना दिया, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है, ले जाने दो। इस कंपनी का यह कहना है कि आप ले जा रहे हो, तरीका गलत अपना रहे हो। ठीक है, कंपनियां अपना शेयर लेती हैं, अपना डिविडेंड लेती हैं, तरीका जो है ना वो आपने कैसे निकाला उस पर इन्होंने बात किया। ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वीआरएल बोले तो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो यूके वाली है वो एक पैरासाइट है, परजीवी है। ये ओरिजिनल मैं रिपोर्ट ही दिखा रहा हूं आपको। और बेचारा जो वीईडीएल है, वेदांता जो इंडिया के अंदर वेदांता लिमिटेड है, वो डाइंग होस्ट है, मर रहा है। ऐसा पोषक है जो मरा जा रहा है, बाप उसे मारे जा रहा है। ठीक है साहब, तो ये कहानी इन्होंने बताई और इस पूरी कहानी में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां बताई। मैं उन्हें डिटेल में एक एक करके आप लोगों के साथ रखता जा रहा हूं। सबसे पहले वायसराय ने आरोप लगाया कि वेदांता रिसोर्सेज का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है ना वो किसी पॉन्जी स्कीम के तरह दिखता है। मतलब कमाओ यहां से, ले वहां जाओ, आपको पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है। बस आपको अच्छे सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, राष्ट्रवाद दिखाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मैं दुनिया में ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, यूके में इसलिए बैठा हूं कि मैं यहां से दुनिया में और देशों में भी जा सकता हूं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह वेदांता लिमिटेड पर ही निर्भर हैं। तो बोले साहब, ये पहली चीज तो ऐसी है कि वेदांता लिमिटेड का पैसा ही खींचना असल मायने में वेदांता रिसोर्सेज का मुख्य काम है। बोले फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी साल 2024 से 25 के बीच में अब तक वेदांता रिसोर्सेज पर 4.9 अरब डॉलर का लोन है। ये बड़ा नंबर है भाई, 4.9 अरब डॉलर। बोले इतना इनके ऊपर लोन है, और ये पूरा की पूरा मतलब खुद का कोई कारोबार नहीं है। और ये तो आपने देखा कि रिसोर्सेज का काम क्या है, हैंडल करना लिमिटेड को, और दुनिया में एक दो जगह और कहीं कंपनियां चल रही हो, यूके के अलावा ऑस्ट्रेलिया में कहीं चल रही हो, उनको संभालना। ठीक है, लेकिन कंपनी खुद कोई कारोबार नहीं करती। उसका पूरा बिजनेस मॉडल वेदांता लिमिटेड के पैसे खींचने पर टिका है कि मैं इसमें से पैसे कैसे बाहर निकाल सकता हूं। वेदांता लिमिटेड से या तो ये उधार लेता है या ये डिविडेंड लेता है। अब ये डिविडेंड क्या होता है? लाभांश। लाभांश क्या होता है? अगर एक कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म कर गया, अपन देखते हैं ना शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। आपने 100 का शेयर खरीदा, 100 का शेयर 125 का हो गया क्योंकि कंपनी ने मुनाफा कमाया था।
वेदांता के केस में सबसे ज्यादा जो कहा जाता है बाजार में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी जो लोग वेदांता का शेयर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर स्टॉक में भी कर रहे होते हैं, तो बोले अगर किसी को डिविडेंड चाहिए तो कंपनी अपना लाभ जो कमाती है वो अपने शेयर धारकों में बांट देती है। तो इंडिया में वेदांता के शेयर की वैल्यू जो है ना वो बहुत स्टेबल वैल्यू मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? ये मान करके कि यार ये डिविडेंड बढ़िया देते हैं, मतलब खुद जितना लाभ कमाते हैं वो लोगों में बांटते बहुत हैं। आप पूछते हैं यार कितने अच्छे लोग बाग हैं, तो इसने ये कहा कि ये अच्छे लोग बाग नहीं हैं। आपको शुरुआत में बताया था कि इनके पास 56% वेदांता लिमिटेड का खुद ही मालिक के पास में हिस्सा है। बोले ये लाभ के नाम पर अपनी कंपनी जो पैसा कमाती है उस पूरे लाभ को चूस कर खुद ले जाते हैं। आप में से जिन लोगों को 46% या 44% लोगों को लाभ बांट करके भी अगर 56% की मलाई खुद खाकर बैठ गए तो बोले ये उसके लिए फायदा ही है। एज ए प्रमोटर वो 56% तो लेकर जा रहा है, आपको बांट दिया, आप खुश क्योंकि साहब बहुत अच्छे से हमको डिविडेंड दे रही है। यही कारण है कि उसका स्टॉक हमेशा पॉजिटिव में खड़ा रहता है। बोले उसका शेयर प्राइस बढ़ता क्यों नहीं है कभी? शेयर प्राइस वहीं, और ये बात बहुत मतलब इंटरेस्टिंग भी है, लोग इसका शेयर खरीदते इस तरह से हैं यार डिविडेंड बढ़िया देती है। मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने कईयों बार डिविडेंड बांटे, हमारा आज इतना लाभ हुआ लो बांट दिया, जनता खुश की वाह हमें मिल गया, लेकिन सही मायने में तो 56% मालिक लेके चला गया उसका अपनी देनदारियां। तो बोले जो रिसोर्स है ना वो वेदांता लिमिटेड से ऐसे खींचकर पैसे ले जाती है। कुल मिलाकर के वो चाहती नहीं है कि वेदांता लिमिटेड का स्टॉक का प्राइस बढ़े, वो तो बस देनदारियों को सेटल करने में, कर्जे को सेटल करने में वेदांता लिमिटेड से सारी चीजें खींचती रहती है। ये इनका पहला आरोप था। ठीक है, फिर से याद रखिएगा ये 56% जो स्टॉक है उसका खेला है। ऐसे में इस खेले को इन्होंने बताया कि $4.9 बिलियन का जो इन पर जो कर्जा है वही सारा की सारा खेला है, ये सारी की सारी दिक्कतें उसी से हैं। दूसरा आरोप लगा कि कंपनी डिविडेंड के नाम पर वेदांता लिमिटेड को लूट रही है। जो मैंने आपको यहां बताया, पहले कर्जा, कर्जे के नाम पर इसको सोखना, और सोखते समय क्या करना, डिविडेंड, लाभांश। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, 56% इनका है। तो कंपनी ने कुल मिलाकर 2021 के बाद से अब तक 85,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा है, लाभांश की देखो हमने इतना कमाया। ले कमा क्यों रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे की पूरे लाभ को ये क्या करना चाहता है, वेदांता रिसोर्सेज को पहुंचाना चाहता है कि लो सर जी 85,000 करोड़ हमने बांटा, तो इसमें से 50%, लगभग 50 करोड़ के आसपास आप उठा करके अपने मालिक को दे दिए कि लीजिए सर। बोले ये पूरा की पूरा खेला जो है ना वेदांता ने पैसे फ्री कैश फ्लो से ना लेकर के लोन लेकर भी दिए, जिससे बैलेंस शीट गड़बड़ा गई। दो बातें आई इसमें, एक तो डिविडेंड, दूसरा वेदांता लिमिटेड ने अपने पापा का यानी वेदांता रिसोर्सेज का कर्ज चुकाने के लिए लोन लिया कि साहब देखो हम तो वेदांता लिमिटेड हैं, हमें कर्ज चाहिए। ये कर्ज भी किसको दिया, वेदांता रिसोर्सेज को दिया। बोले पैसा ऐसे घुमाया गया, यहां से उठाकर वहां ले जाया गया। ये पूरे की पूरे डिविडेंड है साल 2021 से लेकर 2025 के बीच में। वाकई में इस कंपनी ने डिविडेंड बांटा है। यही कारण है कि हेडलाइन ऐसे बनती हैं कि वेदांता ने 3,324 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, देखो लोगों में बांट दिया, लेकिन जैसे ये नंबर आए तो समझ जाइए कि लगभग 60% मालिक लोग लेकर चले गए। ठीक है साहब। तीसरा जो पॉइंट इन्होंने निकाला वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वो ये था कि इस कंपनी ने, किसने, वेदांता रिसोर्सेज ने अपने ब्रांड के नाम पर, ब्रांड से मतलब वेदांता, ये हमारा ब्रांड है साहब, बोले इसके नाम पर ब्रांड फीस वसूली। कितनी वसूली? वेदांता रिसोर्सेज अपनी सहायक कंपनियों से, वेदांता रिसोर्सेज की सहायक कंपनियां बोले तो वेदांता लिमिटेड की भी छोटी मोटी बेचारी सहायक कंपनियां हैं, उनसे 2800 करोड़ रुपए केवल और केवल ब्रांड फीस वसूल ली कि मैं तुम्हें वेदांता नाम देता हूं। इंटरेस्टिंग है, बाप अपने बेटे से पैसा इसलिए मांग रहा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा सरनेम लगाता है। मेरे पिताजी मुझसे केवल इस बात के लिए पैसे वसूलते हैं कि तू मेरा सरनेम यूज करता है, तू मेरे नाम के, तू तेरे नाम के पीछे जो अवस्थी लगाता है ये मेरी वजह से मिला, ला पैसे दे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड के साथ कर रहा है। तुम मेरा ब्रांड यूज करते हो, लाओ पैसे दो। अब कंपनी का यह कहना है कि यार ये तो बड़ी आयरनी है कि आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। आप अपनी कंपनी के नाम पर कर क्या रहे हैं, आपसे नीचे क्या आ रहा है, आप सब सोखे ही जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जो 2800 करोड़ रुपए है ना, ये 2800 करोड़ रुपए आपने तरीका निकाला है कंपनी से पैसे निकालने का। ऐसा क्यों? बोले इससे क्या होगा कि आपको शेयर धारकों को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। भाई ब्रांड फीस जो है
वो आप अपने नाम से वसूल रहे हैं। आपका शेयर धारक जो है, जो बचा हुआ 44% है, वो पूछ रहा है सर मुझे कुछ मिलेगा। बोले तेरे नाम से ब्रांड थोड़ी है, मेरा नाम है वेदांता तो मैं लूंगा। तो बोले आप ऐसे करके पैसे ले जा रहे हो ब्रांड फीस के नाम पर। ये तीसरा आरोप इन पर लगा। इनके जो आरोप है उसमें बोले $338 मिलियन आपने केवल ब्रांड फीस के नाम पर ले लिया। ऐसा क्या दे दिया आपने जिसके नाम पर आप ब्रांड फीस वसूल रहे हो? इसके साथ साथ बोले आपने इतनी सारी जो माइंस हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन माइन नामीबिया के अंदर, ब्लैक माउंटेन माइनिंग साउथ अफ्रीका के अंदर, ये आपके काम चल ही नहीं रहे, अटके पड़े हैं आपके। आप इतना सारा काम शुरू कर दिए, बोले उनमें से अधिकांश काम अटके पड़े हैं, आप फिर भी कहे जा रहे हैं कि हम बढ़िया चल रहे हैं। जैसे बोले आपका लांजीगढ़ जो एक्सपेंशन है वो पूरा हो जाना चाहिए था Q1 के अंदर 2023 के अंदर। बोले ये सारे काम जब पूरे हो जाने चाहिए, आज तक वो अटके पड़े हैं। बोले कर क्या रहे हो आप लोग? कंपनी ने कहा कि ये लोग अकाउंटिंग में भी गड़बड़ी करते हैं। बोले कैसे? बोले असल मायने में वेदांता ने जो अपना कर्ज दिखाया वर्ष 2021 में, वो अब 3.6 अरब डॉलर की कमी के साथ है कि साहब हमारा कर्ज कम हुआ है। बोले अच्छी बात है। जिस कंपनी का कर्ज कम होता जाता है, टेक्निकली उसके ऊपर लोन में जब वो डेट लेने जाते हैं, डेट फंड जुगाड़ने जाते हैं कि साहब हमें कर्जा दे दो, तो जो कर्जा लेने जाते हैं तो लोग उन्हें कम ब्याज दर पर भी फिर लोन देने लगते हैं कि हां अब आप सुरक्षित क्षेत्र में आ गए हो। बोले समझ में यह नहीं आ रहा कि इनके ऊपर कर्ज तो कम होने की बात करते हैं, लेकिन ब्याज दर 6.4% से बढ़कर 15.8% तक पहुंच जा रही है। मतलब आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मैंने जब जियो ब्लैक रॉक वाला आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी थी, तब मैंने यही कहा था कि ये जो फंड जियो ब्लैक रॉक ने भी उठाया है, ये क्या करेगा? डेट में देगा, मतलब दुनिया के और कंपनियों को कर्ज में देगा कि ले जाओ और इतना % ब्याज पर हमें पैसा वापस लौटाना। तो जो कंपनियां कर्जा लेने आती हैं वो कंपनियां ब्याज देकर जाती हैं। इन महाशय ने कर्ज उठा रखा है 15.8% पर। बोले खेला तो इस बात में भी लगता है कि तुमने कर्ज कम होता जा रहा है फिर भी ब्याज दर बढ़ रही है, कहीं ब्याज में ही तो खेला नहीं खेल रहे हो। और ये बड़ा नंबर है 10%। अगर मान लीजिए 3.6 अरब का अगर 10% भी हो तो 0.36 अरब डॉलर होता है भाई, 0.36 बिलियन डॉलर होता है। बोले इतना आप लोगों ने ब्याज में खेला कर दिया है। और ये ब्याज में खेला किया मतलब ब्याज दरों में 145% की बढ़ोतरी। इसमें कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में बड़ा फेर चल रहा है। और बोले तुम्हारे यहां की जो कंपनियां हैं, ये जो सब्सिडरी खर्च कंपनियां हैं, ये अपना जो खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर करती हैं। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे मान लो आज मैं अपना कोई काम शुरू करना चाहता हूं, तो मैंने शुरुआत में एक पैसा लगाया, जैसे कि मुझे ऑफिस बनाना है, कुछ सेटअप के अंदर सामान लगना है, चेयर टेबल कुर्सी ये सब लग, इन पर जो पैसा खर्च हुआ दैट इज कैपेक्स। तो बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिर से दिक्कत है भाई। इसका मतलब आप लोगों ने पैसा निकालने का पहले ब्रांड फीस निकाली, फिर डिविडेंड का तरीका निकाला, फिर आप लोगों ने ब्याज पर ज्यादा पर अपनी ही कंपनी को लोन दिया हुआ है। इसके साथ साथ अपनी कंपनी से कह रखा है खर्चा करो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, ताकि अपने शेयर होल्डर्स को ना देना पड़े। बोले ये तो खेला ही सारा गड़बड़ लग रहा है। जब ये बात आई, अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो कि कहानी क्या है ना? ये सारे आरोप थे, मैंने आरोप बता दिए। क्या हुआ नतीजा? नतीजा ये हुआ जैसे ही ये आरोप लगे शेयर बाजार में भाव गिरने लगे, बाजार भाव गिरे वेदांता लिमिटेड के। वेदांता का 7% तक शेयर इंट्राडे ट्रेड के अंदर गिर गया था। हिंदुस्तान जिंक जो कि सब्सिडियरी है, वो भी लिस्टेड कंपनी है, भारत सरकार इसमें पार्टनर है, इसका शेयर भी नीचे गिर गया था। ऐसे ही वेदांता लिमिटेड। अच्छा आज की स्थिति क्या है? आज की शेयर स्थिति इनकी यह है कि बाजार फिर से इनका स्थिर हुआ है, हिंदुस्तान जिंक का भी स्थिर हुआ है। तो शुरुआत में गिरा, आज स्थिर हुआ है, तो ऐसा क्या था? तो भाई साहब ये फिर निकल कर आए, इन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया। इन्होंने कहा हम पर जो आरोप लगे हैं वो मिथ्या और भ्रामक हैं, ये केवल डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, हमें बदनाम करने की साजिश है, हमारे साथ पूछा तक नहीं गया, हमसे मीडिया स्टेटमेंट इनका निकल कर आया, हमसे कोई पूछताछ तक नहीं की गई, हमसे इस कंपनी ने यह भी नहीं पूछा कि सर हम आपके बारे में यह जानकारी देने जा रहे हैं, क्या आप इसे सत्य प्रमाणित करेंगे या नहीं करेंगे। बोले वो शॉर्ट सेलर हैं इसलिए वो ऐसा किए। तो दोनों ने अपना पक्ष रख दिया, अब जनता खुद समझ ले। देखो वायस राय ने जो पॉइंट बताए संभवतया आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है कंपनी ने जो अपनी तरफ से बात बताई वो कितनी समझ में आई। कंपनी ने यही कहा कि इन्होंने हमारे बारे में जो बताया है वो मिथ्या है और भ्रामक है, लेकिन तथ्य कुछ नहीं दिया है।
तथ्य कुछ नहीं दिया है, बस बोले ये तो कुल मिलाकर के हमारे जो डीमर्जर का प्रयास है, हम चाह रहे हैं कि हमारी कई कंपनियों को हम अलग अलग करके लिस्ट करें, बोले उसको रोकने का प्रयास है ताकि हमारी ब्रांड वैल्यू खराब हो सके। जब ये बात निकल कर आई तो फिर से ये कंपनी वापस बाहर निकल आई। इसने फिर से 5 सवाल निकाल करके पूछ लिए कि सर मेरे जो आपने अभी जवाब दिया उस पर फिर मेरे 5 सवाल हैं। और ये बिल्कुल 1-on-1 हो गया, जैसे ट्विटर पर नहीं होता, आपने किसी को जवाब दिया, उसने उठा करके आपको जवाब दे दिया, फिर उसका आपने रिप्लाई टिका दिया, तो ये फिर से सवाल पूछ ली। और इसने सवाल यही पूछा कि सारी बात सही है तो केवल ये बता दो ना कि आप लोगों के पास $5.6 बिलियन का जो कर्ज है कैसे चुकाओगे। वेदांता लिमिटेड के साथ अगर आप नहीं हो तो क्या ये कर्ज चुका सकते हो? ब्रिटेन में बैठे हो, यहां से आप इंडिया की कंपनी को सोख रहे हो, क्या ये सही है? दूसरा, आपकी कंपनी कैसे जस्टिफाई करेगी कि आप लोग कर्ज में हैं फिर भी कर्ज के बावजूद आप डिविडेंड बांट रहे हैं? मतलब आप अपनी कंपनी को कर्ज से नहीं उतारना चाहते क्या? 5.6 बिलियन डॉलर का कर्ज है और कर्ज के बाद में आप कह रहे हो हमने मुनाफा कमाया, ले जाओ भाई मुनाफा ले जाओ। बोले ये क्या तरीका है? आप ऐसे समझो कि मैं कर्ज में हूं लेकिन मैं अपने सभी एम्प्लॉइज को भर भर के सैलरी बांट रहा हूं कि लो भाई मस्त रहो और सुनो ये बोनस ले जाओ, सबको फील गुड फैक्टर दे रहा हूं, खुद कर्ज में हो। ये कैसे संभव? मतलब ये आयरनी क्या है? मतलब कैसे समझे इस बात को हम? उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हो। Was VDL party or expected to support VRL loan from Trafigura or Glanscore either financially or operationally? बोले आपकी जो और देशों में कंपनियां चल रही हैं उन कंपनियों को चलाने में क्या वेदांता लिमिटेड ने आपको सहयोग किया? और ये जो ब्रांड फीस है ये किस नाम पर लेते हैं आप लोग? जरा इसको समझाइए ना। मतलब $338 मिलियन आप ले लिए, किस नाम पर ले लिए? इन्होंने सारी के सारे सवाल निकाल करके फिर से टांक दिए कि ये 5 सवाल है, जवाब दे दो इनका। खैर इनके पास से जो जवाब आना था मिथ्या और भ्रामक, बस वही राष्ट्रवाद फिर से कि नहीं हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए काम करना अच्छी बात है भाई, लेकिन साहब ये सवाल तो इन्होंने बहुत सही उठा दिया कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं, बैठे ब्रिटेन में हैं, ब्रिटेन में बैठे हैं, वेदांता लिमिटेड का 56% स्टेक आपने होल्ड किया हुआ है, लाभ लेकर के आप चले जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा संवेदनशील मामला है। हिंडनबर्ग और अडानी के केस में अडानी बैठा तो यहां था, आप तो बैठे भी वहां पर हैं और उसके बाद में फिर ये सब काम कर रहे हैं। इसीलिए इसको पॉन्जी स्कीम नाम दिया जा रहा है। पॉन्जी स्कीम से मतलब क्या होता है? आप अपने साथ में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बड़ा फील गुड कराओ कि सब बढ़िया चल रहा है और आप पैसा समेट के भागने की तैयारी में रहो कि एक बार तुम लोग पैसा ले आओ मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। अब लेकिन इन्हें जो सहायता मिल गई वो मिल गई जेपी मॉर्गन की। एक कंपनी है जेपी मॉर्गन, जिस तरह से अब जैसे इसने कुछ बिगाड़ा तो जेपी मॉर्गन सुधारने के लिए उतर आई। उसने कहा देखो बाकी तो सब सही है लेकिन ये डरना कि ये कंपनी पिट जाएगी ये फिलहाल के लिए सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? उसका केवल एक तर्क है, इनके पास जो सब्सिडियरीज है वेदांता लिमिटेड के पास में हिंदुस्तान जिंक है, और जो हिंदुस्तान जिंक है ना उस हिंदुस्तान जिंक में भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है। तो भारत सरकार का उसमें होना अपने आप में उसे स्टेबल बनाता है, सरकार उसे पिटने नहीं देगी। भारत सरकार का उनके साथ में हिंदुस्तान जिंक में मिले होना उन्हें खराब नहीं होने देगा, उन्हें बर्बाद नहीं होने देगा। बोले भारत सरकार इन्वॉल्व है इसलिए ये सेफ चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए वेदांता के पास में हिंदुस्तान जिंक केवल एक नहीं, ऐसी कई कंपनियां हैं, उनको वेदांता लिमिटेड के साथ जोड़कर काम किया जा रहा है। तो यही सारी की सारी कहानी है जो जेपी मॉर्गन ने इनको बता दी, जिससे इनको थोड़ा सा लाभ मिला। अब देखने वाली बात यह है कि भारत की जनता इसे क्या मानती है, क्या इनके इस रवैये को सही मानती है कि वेदांता रिसोर्सेज उठा उठा करके सारे रिसोर्स ले जाए और वेदांता लिमिटेड के नाम पर हम एक भारतीय कंपनी का दंभ पीटते रहें, देश के हर कोने में अनिल अग्रवाल दिखाई दें, चाहे जहां पर भी कोई एक्टिविटी हो रही हो वहां पर आप बैठे दिखाई दें, किसी मीडिया चैनल पर अपनी कथा सुनाते हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ मेरे परिवार के लोग नहीं रहते, आजकल कुत्ते ही मेरा स्वागत करते हैं, हर जगह आप दिखाई दे जाएं और अंततोगत्वा पैसा पूरा देश से बाहर ले जाएं। ये सवाल समझने का है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये पूरा विषय आसान भाषा में समझाने का जो प्रयास किया वो आप तक पहुंच गया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इस रविवार को हमारी एक वेबिनार है, अगर आपको उचित लगा है फिर फ्री वेबिनार है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। और हाँ, स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं, ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, तमाम चीजें आजकल सुर्खियों में रहती हैं। आप चाहें तो इस पर हमारा बेहतरीन कोर्स है, म्यूचुअल फंड्स के लिए भी एक कोर्स है, और अगर आप दोनों एक साथ परचेज करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल कीमत में भी उपलब्ध है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, हमारे एप्लीकेशन का जो AI फीचर है उसका लाभ जरूर लें। बातें बाजार की एप्लीकेशन लिंक कमेंट में है। थैंक यू सो मच।